नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो हिस्ट्री है आइडिया ऑफ भारत, उसमें जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न उत्तर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग विश्वविद्यालय में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो एमसीक्यू वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मगध विश्वविद्यालय बोध गया का जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको हम लोग करने वाले। एमसीक्यू जो है, जो शॉर्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपको अधिक अंक प्राप्त करने के लिए। तो आइए हम लोग एक एक करके करते हैं। टोटल जो है कुल प्रश्न 10 पूछे जाते हैं और एक प्रश्न का जो अंक होता है वो 2 होता है, यानी 10 गुना में 2 यानी 20 अंक, जो आपको अच्छे अंक प्राप्त करने में काफी सहायता प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग एक एक करके प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है कि अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो देखिए याद रखिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक है वो है कालिदास जी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कि कालिदास जो है वो गुप्त काल के कवि हैं, ठीक है, यानी कि गुप्त काल के लेखक है। याद रखिए इनका संबंध गुप्त काल से है। और देखिए उसके बाद है अश्वघोष, ठीक है। तो देखिए पहला हम लोग अभिज्ञान शकुंतलम, देखिए इसको याद कैसे रखेंगे अभिज्ञान शकुंतलम को? तो देखिए अभिज्ञान, देखिए इसमें ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान नहीं रहेगा वो क्या होगा? वो हमेशा दूसरों का दास बना रहेगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कालिदास, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अश्वघोष, ये अश्वघोष कौन है? ये बुद्ध काल से संबंधित है, इनका संबंध बुद्ध काल से है। और बुद्ध काल से संबंध होने के कारण अश्वघोष ने बुद्ध चरित का लेखन, यानी कि बुद्ध चरित यानी बुद्ध के बारे में जो है लिखते हैं, यानी कि बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष जी है। इनका संबंध जो है बुद्ध काल से है और अश्वघोष बुद्ध चरित के रचनाकार है। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिए वाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के समय काल, इनका संबंध जो है हर्षवर्धन से है, यानी कि हर्षवर्धन के शासन काल में वाणभट्ट जो है इनका संबंध है, ठीक है, यानी कि वाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के शासन काल में इनका जो है लेखन कला काफी विकसित होता है। इसी कारण से वाणभट्ट जो है हर्षचरित नामक पुस्तक लिखते हैं, यानी कि हर्षचरित का लेखक कौन है? तो वाणभट्ट, ठीक है। कौटिल्य का संबंध मौर्य काल से है। मौर्य काल से हम नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं कि जो इनका संबंध जो है, इन्होंने जो है माने कह सकते हैं कि मौर्य काल से भी इनका संबंध है, और ऐसे भी कह सकते हैं कि नंद वंश से भी इनका संबंध है, ठीक है, यानी कि बहुत से काल से इनका संबंध व्याप्त है। और कौटिल्य जो है, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की। और कौटिल्य का ही एक और नाम है जिसका नाम है चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। और ये जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरु हैं। इनकी सहायता से है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत का निर्माण करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ कंप्लीट है। तो हमारा प्रश्न जो था कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? तो कालिदास जी है। और याद रखिएगा अभिज्ञान, ज्ञान जिसके पास नहीं रहेगा वो दास होगा, दास से कालिदास, ठीक है। उसके बाद देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है हमारे 18। पुराणों की संख्या 18 है। एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कांची, एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कांची किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा पल्लवों से। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है। तो पल्लव किससे संबंधित है? कांची से, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए चौल भी है दक्षिण भारत, ये चौल और पल्लव ये दोनों दक्षिण भारत से इसका संबंध है। और ये पाल जो है यानी बंगाल से इनका संबंध है, ठीक है, पाल वंश यानी गोपाल, ठीक है। तो चौल और पांडे कहां से संबंधित रखते हैं? दक्षिण भारत से इनका संबंध है। पाल कहाँ है? उत्तर भारत का एक केंद्र पड़ता है जिसका नाम है बंगाल से इनका संबंध है, ठीक है। और देखिए कांची से संबंधित किसका है? तो पल्लव का, पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए जैन धर्म, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है? तो 23वें तीर्थकर याद रखिएगा पार्श्वनाथ जी है,
ठीक है। ऋषभ देव है पहले, प्रथम तीर्थकर कौन है तो ऋषभ देव, ठीक है। अरिस्टिनेमी कौन है तो 22वें तीर्थकर है, ठीक है। महावीर स्वामी अंतिम यानी कि 24वें तीर्थकर है। जैन धर्म में कुल तीर्थकों की संख्या 24, पहले है ऋषभ देव और अंतिम है महावीर, और पार्श्वनाथ 23वें। तो यहाँ प्रश्न है कि 23वें तीर्थकर कौन है तो पार्श्वनाथ, ठीक है। उसके बाद देखिए, लिंगायत आंदोलन के संस्थापक बसव जी है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है तो याद रखिएगा कि महाभारत में ये जो पर्व है, यानी पर्व का मतलब होता है खंड, इस कौन से खंड या पर्व में जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है तो इसमें जो हो जाएगा हमारा आंसर अनुशासन, ठीक है। अनुशासन पर्व में इसमें जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। देखिए शांति पर्व में जो है राजनीति के बारे में उल्लेख है, ठीक है। और जो हमारा भगवत गीता है, ठीक है, उनका एक भाग है, ये कौन सा भीष्म पर्व। भीष्म पर्व में क्या है, गीता जो हमारा भगवत गीता है वो इसी भीष्म पर्व का एक भाग है, ठीक है। तो हमारा तो भगवत गीता किस पर्व का भाग है तो भीष्म पर्व का, ठीक है। तो हमारा पूछा किस में गया है कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो अनुशासन, राजनीति के बारे में पूछता तो शांति पर्व, ठीक है। तो हाँ यहाँ पूछा गया है वर्ण व्यवस्था के बारे में तो अनुशासन पर्व में जो है वर्ण व्यवस्था के बारे में पूछा है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। और एक प्रश्न यहाँ याद रखिएगा कि भगवत गीता किस पर्व का हिस्सा है या भाग है तो भीष्म पर्व का, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। और महाभारत क्या है, श्लोकों का संग्रह है, तकरीबन 1 लाख श्लोकों का संग्रह मिलकर महाभारत बना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है तो मुंडोको उपनिषद से, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो सत्यमेव जयते जो हमारा लिया गया है मुंडको उपनिषद से, ठीक है, जिसको हम लोग मुंडक उपनिषद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उस उपनिषद का मतलब क्या होता है तो उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने को ही हम लोग उपनिषद कहते हैं, ठीक है। गुरु देखो पहला हो जाएगा डिफिनेशन कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद होता है, ठीक है। दूसरी भाषा में कोई साधारण ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करता है। तो गुरु के समीप बैठकर दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने को हम लोग उपनिषद कहते हैं, ठीक है। इसको वेदांत भी अंत में इसको वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। वो अलग विषय है, जब उपनिषद हम पढ़ाएंगे तो हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते, ठीक है। उसके बाद देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है तो ऑप्शन बी 15 अधिकरणों में विभाजित है, ठीक है। उसके बाद देखिए, तमिल रामायण की रचना किसने की है तो देखिए रामायण जो है, एक है हमारा उत्तर भारत का रामायण और दूसरा है हमारा दक्षिण भारत का रामायण, ठीक है। उत्तर भारत का जो रामायण है, ठीक है, वो संस्कृत भाषा में है, ठीक है, ठीक है, वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। और जो वो दक्षिण भारत का जो रामायण है वो तमिल भाषा में है, ठीक है। तो हमारा जो रामायण है उत्तर भारत वाला वो संस्कृत में लिखा हुआ है, वाल्मीकि ने उनकी रचना की है, ठीक है। और तमिल जो दक्षिण भारत का रामायण है वो तमिल भाषा में लिखा गया है, उसके रचनाकार कंबन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो उत्तर भारत वाला जो रामायण है वो संस्कृत में लिखा गया है, ठीक है। और दक्षिण भारत का जो रामायण है वो तमिल भाषा में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा है तो कंबन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए, महाभारत का भारतवर्ष का किस पुराण में भौगोलिक रूप से वर्णन किया गया है
तो वो हो जाएगा हमारा विष्णु पुराण। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा और ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो दोस्तों मैंने आपको अच्छे से समझाने का कोशिश किया हूँ। जो भी मगध विश्वविद्यालय में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैंने आज अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इतिहास विषय में अच्छे अच्छे जो भी टॉपिक है उसको मैं अच्छे से बताता रहूँगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।